फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम सभी डिस्कस कर रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने ये देखा था कि कई तरह के मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER को पढ़ लिया था। इसके अलावा गोल्जी बॉडी को या गोल्जी ऑपरेटस को पढ़ लिया था। गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी को पढ़ लिया था। तो इसी कड़ी में हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रोटीन या लिपिड का फॉर्मेशन, जिस भी प्रोटीन या लिपिड का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, उसको किस तरह से एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रोटीन का सॉर्टिंग होता है, टारगेटिंग होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्रोटीन टारगेटिंग है क्या? यहाँ पर प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग, यहाँ पर इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। तो इन सब को जितने भी प्रोटीन यहाँ पर बनते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, जितने भी प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, उन सब की डिलीवरी किस तरह से होती है एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास, या जहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसे ट्रांसपोर्ट करने की जो मैकेनिज्म है, जो पहुंचाने की एक प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। आइए देखते हैं इसका एक डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन में देख लेंगे। तो प्रोटीन टारगेटिंग है क्या, तो इसको देख लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ सेल टू यूज फॉर द डिलीवरी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी वह मैकेनिज्म जिसके द्वारा जो अभी नए या इमेच्योर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, उसको एक टू दियर प्रॉपर सेलुलर डेस्टिनेशन, एक प्रॉपर सेलुलर डेस्टिनेशन या पोजीशन पर उसको पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, जो डिलीवरी का मेथड होता है, उसी को प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। डेस्टिनेशन या पोजीशन आर होगा, ये आर referred to as प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग। ठीक है, तो प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग है क्या? प्रोटीन टारगेटिंग या सॉर्टिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसको यूज किया जाता है फॉर द डिलीवरी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू दियर प्रॉपर सेलुलर डेस्टिनेशन। तो एक प्रॉपर पोजीशन पर इसको किस तरह से डिलीवरी किया जाता है, किस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसी मैकेनिज्म को ही हम प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। इसी मैकेनिज्म यानी जो पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। बात करेंगे कि जितने भी ये प्रोटीन होते हैं वो दो साइड पर इनका सिंथेसिस होता है। या तो ये वैसे इनका सिंथेसिस कहां पर होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम्स ही इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यही राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस में मेन भूमिका
अदा करते हैं। तो इस राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम्स किसी भी सेल ऑर्गेनेल के पास या किसी भी सेल में ये या तो फ्री होता है या तो फ्री इन साइटोप्लाज्म या तो ये फ्री होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर दूसरा फर्स्ट पोजीशन ये हो गया। सेकेंड थिंग्स ये है, या फिर ये अटैच होते हैं किससे, या फिर ये अटैच रहते हैं टू इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो फ्री साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं राइबोसोम्स, या फिर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, या फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी ये अटैच रहते हैं। तो दोनों ही तरह के राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स तो सेम सेल के लिए यूज कर लिए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं कि उसे दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसी को ट्रांसपोर्ट करने की मैकेनिज्म को हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। तो यहां पर कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ ऑल लिपिड्स फॉर द सेल। जितने भी लिपिड्स होते हैं उन सबको भी बनाता है। यानी हम लोगों ने देखा था कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही बनाता है क्या, लिपिड का भी फॉर्मेशन यही करता है। इसके अलावा जो साइटोसोलिक सरफेस है ये यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो दो तरह के सरफेस इसमें होते हैं, एक तो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। लिपिड का फॉर्मेशन करने के लिए हमने बताया था जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे थे, तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये बनाते हैं लिपिड, ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। जबकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इनका फॉर्मेशन करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं, इसमें और भी कुछ। ऑल द प्रोटीन्स सिंथेसाइज इन द साइटोसोल, जितने भी प्रोटीन साइटोसोल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, एंड मेंट आइदर फॉर द सिक्रीशन, या तो फिर इसके जितने भी प्रोटीन बनते हैं उसको, मान लीजिए ये कोई प्रोटीन यहाँ पर बना, या तो उसको अपने ही पास उसी पर्टिकुलर सेल के अंदर इसे यूज कर लिया जाएगा, या फिर कई बार इसको यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, यानी सिक्रीट कर दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर इसको सिक्रीट कर दिया जाता है। वही सेम चीज लिखा है यहाँ पर, meant for either for secretion or those destined for the different cell organelles, like जैसे कुछ को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रह जाते हैं, कुछ जो होते हैं यहाँ से गाल्गी ऑपरेटर्स के पास चले जाते हैं, कुछ जो को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लाइसोसोम, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, यानी जितने भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास भी इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं, द साइटोसोलिक प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ER ल्यूमेन। जो साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं, यानी जो साइटोसोल में पाए जाने वाले राइबोसोम्स होते हैं, उनसे बनाने वाले जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसको पहले कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और वहां से इन दिस ल्यूमेन दीज ये जो प्रोटीन्स हैं वो फोल्ड होते हैं, यानी उनकी फोल्डिंग होती है, फोल्डेड एंड ऑलिगोमेराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट टुगेदर, एंड यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर है क्या कि पहले हम लोगों ने देखा कि जितने भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो या तो सेम सेल के साथ सेम ऑर्गेनेल ही यूज कर लेता है,
या फिर उसको सिक्रीट कर देता है सेल ऑर्गेनेल से, यानी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर दूसरे सेल ऑर्गेनेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल कौन कौन होते हैं, जैसे मान लो गोल्जी ऑपरेटस हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो हर सेल ऑर्गेनेल के पास इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं वो कहां पर चले जाते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट पहले किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ल्यूमेन होती है वहां पर, फिर वहां उस ल्यूमेन के अंदर इसकी फोल्डिंग होती है। ये जो प्रोटीन अभी न्यूली सिंथेसाइज हुआ उसकी फोल्डिंग होती है, उसकी ओलिगोमेराइजेशन होती है। ओलिगोमेराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि जो अभी प्रोटीन बना है, मान लीजिए ये एक प्रोटीन बना, तो इसमें क्या होता है आपस में इसका ल्यूमेन में पहुंचने के बाद, ये अभी न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है, ये ल्यूमेन में पहुंचा, ल्यूमेन में पहुंचने के बाद इसकी वापस फोल्डिंग होती है। इस तरह से ये फोल्ड होगा और दो या दो से अधिक यानी कि 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ओलिगोमेराइज होते हैं, मतलब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। ज्वाइंट करने के बाद इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता है, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी सिंथेसाइज होने के बाद इस ल्यूमेन में ये सारी प्रोसेसेज परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे द ल्यूमेन प्रोटीन। जो ल्यूमेन प्रोटीन, अब ये ल्यूमेन में चला आया प्रोटीन, ये जो भी प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचने के बाद ऑलवेज कैरी ए ये कुछ मिस्टेक है, कैरी ए स्पेशल हाइड्रोफोबिया कॉल्ड, इसमें एक इंड होगा, कैरी ए स्पेशल हाइड्रोफोबिया कॉल्ड सिग्नल पेप्टाइड, यानी जो भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अभी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हुआ है उसके पास एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पर मान लो ये कोई प्रोटीन बन रहा था, अब यहाँ पर होगा क्या कि इसके टर्मिनल एंड पर एक ऐसा इस प्रोटीन का एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो अदर सीक्वेंस से अलग होगा। इसी को सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। ये सिग्नल सीक्वेंस ए पर्टिकुलर प्रोटीन को बताएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट कहां पर है। तो इसको पहचानने के लिए साइटोसोल में या साइटोसोल के अंदर कुछ और भी प्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। जो सिग्नल इस पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उसे डायरेक्ट करता है, उसे निर्देशित करता है कि आपको किस जगह पर या किस सेल ऑर्गेनेल के पास ट्रांसपोर्ट करना है या वहां पर जाना है। क्योंकि सारे प्रोटीन्स कहां पर बनते हैं, सारे के सारे प्रोटीन ER के अंदर बनते हैं। अब यहीं से इसको गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भी जाना है, यहीं से इसको न्यूक्लियस के अंदर भी जाना है, यहीं से जितने भी प्रोटीन बने इसको लाइसोसोम में जाना है, यहीं से इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, या यहीं से फिर इसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाना है। तो सारी जगह पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाना है, हर जगह पर जाना है। तो कैसे कोई इसको पहचान पाएगा, सेल हमारा कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा ये किसका प्रोटीन है। तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को पहचानने के लिए हर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं उनके टर्मिनल एंड पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसको हम लोग सिग्नल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ये हर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के प्रोटीन्स के लिए अलग अलग होता है, इसी को सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं, सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। ये हर प्रोटीन्स का अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसी सिग्नल सीक्वेंस को पहचानने के लिए सेल के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं हम लोग सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट इसको भी देख लेते हैं। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी हाइड्रोफोबिक ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दिस सिग्नल पेप्टाइड, ये जो सिग्नल पेप्टाइड है इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल।
ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और यह रिकॉग्नाइज करने के बाद इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को डायरेक्ट करता है या निर्देशित करता है कि आपको किस सेल ऑर्गेनेल के पास जाना है। which binds जो जाकर के बाइंड कर जाता है, which binds not only the growing polypeptide chain but also the ribosomes involved in the synthesis of this chain। तो ये जो सिग्नल सीक्वेंस है, यहाँ पर सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है, ये तो सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड ही करता है। ये तो पहला जो ये पार्टिकल बना, ये सिग्नल सीक्वेंस से तो बाइंड ही करेगा। इसके अलावा ये पार्टिकल्स जाकर के राइबोसोम से भी बाइंड करते हैं, राइबोसोम से भी बाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इसके पूरी थ्योरी पढ़ते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोटीन्स हैं एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है, यहां से स्टार्ट करें। जैसे ये मान लो हमारी एक पूरी सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है। सेल के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में ये इसका क्रोमैटिन मटेरियल, यहां पर क्रोमैटिन मटेरियल या ये मान लो ये डीएनए है। तो सबसे पहले होगा क्या, या मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं, ठीक है। तो इस डीएनए से पहले क्या बनेगा, अगर प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म आप लोगों को पता होगा कि डीएनए से पहले क्या बनेगा, यहां से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, या हम कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए यानी डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना, और मैसेंजर आरएनए की बनने की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब ये यहाँ से रिलीज होकर के कहाँ चले जाते हैं, साइटोसोल के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इस मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ करके, अब यहाँ से हम लोग इस चीज को यहाँ देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि राइबोसोम्स के पास दो यूनिट होता है, एक तो स्मॉलर सब यूनिट होता है और दूसरा लार्जर सब यूनिट होता है, ठीक है। दोनों सब यूनिट, तो स्मॉलर सब यूनिट से राइबोसोमल आरएनए, सॉरी जो मैसेंजर आरएनए है इसे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये जो यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, अब यहाँ से लगातार जो टीआरएनए है, टीआरएनए ये अमीनो एसिड को लाता है और इससे अटैच कराता हुआ चला जाता है, और यहाँ से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमने पहले ही बताया था कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक स्पेशल सीक्वेंस होती है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसको हम लोग सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं, जिसको सिग्नल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ये सिग्नल सीक्वेंस, इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ और भी प्रोटीन साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सिग्नल सीक्वेंस पार्टिकल, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये हमारा है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, ठीक है। ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जाकर के इससे बाइंड कर जाता है। ये आप देख पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, अब यहां से आकर के ये बाइंड कर गया। अब इन सभी का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जैसे ही ये इसके साथ बाइंड करते हैं, फिर यहां से इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब यहां से ये ट्रांसलोकेशन स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से ये इनको ट्रांसलोकेट करता है, इनको डायरेक्ट करता है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये मूव करते हैं, ये मूव करना स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ठीक है, तो ये सिग्नल सीक्वेंस या ये जो पार्टिकल है, ये एसआरपी पार्टिकल है, इनके पास दो बाइंडिंग साइट होती है। एक तो ये सिग्नल सीक्वेंस से जाकर के बाइंड कर जाता है, दूसरी अभी इसकी दूसरी साइट बचा हुआ है जो जाकर के बाइंड कर जाता है किसके साथ, राइबोसोम के साथ, यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाता है। अब इसको मूव करके ये ले आया कहाँ पर, राइबोसोम के पास ले आया। सेकेंड थिंग क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये मूव किया और मूव करने के बाद ये राइबोसोम के सरफेस पर कुछ और भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये मान लीजिए ये राइबोसोम्स है, ये पूरा राइबोसोम का मेम्ब्रेन है, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मेम्ब्रेन है और ये इसकी ल्यूमेन है, ये इसकी ल्यूमेन है। तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर्स पाया जाता है, इससे बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसको सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो रिसेप्टर है, इससे आकर के जो इसका दूसरा एक्टिव साइट था, इससे आकर के ये बाइंड कर गया। अब जैसे ही इससे आकर के बाइंड किया सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, अब ये क्या करेगा, यहां से धीरे धीरे ये मूव करता चला जाएगा। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें बहुत सारे चैनल्स भी पाए जाते हैं। इन चैनल्स को हम लोग ट्रांसलोकान कहते हैं। इस चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकान। ये चैनल पहले क्लोज रहता है। फर्स्टली जब इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स आकर के बाइंड नहीं रहता है, तब ये चैनल कैसा रहता है, क्लोज रहता है। तो फर्स्ट ये जो ट्रांसलोकान है, ये कैसा रहता है, क्लोज रहता है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स आकर के इसके ऊपर बाइंड करता है, ये चैनल ओपन हो जाता है। आफ्टर बाइंडिंग के बाद जो चैनल है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये चैनल ओपन हुआ, तो इसके साथ ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन इसका बन रहा था, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा था, ये इस ल्यूमेन के अंदर आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जैसे ही यहां से अटैच हुआ, अच्छा यहां से मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि जैसे ही यहां पर एसआरपी मॉलिक्यूल इससे अटैच होता है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। यहां पर पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ और इसका जो प्रोटीन है ये बनना स्टार्ट हो गया। अब हुआ क्या कि ट्रांसलेशन तो स्टार्ट हुआ था, जैसे ही इसके साथ एसआरपी मॉलिक्यूल आकर के बाइंड किया, पार्टिकल बाइंड किया, तुरंत इसका जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो गया, स्टॉप ट्रांसलेशन स्टॉप हुआ। अब फिर अगेन ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट करता चला गया इस ल्यूमेन में, अपना जो प्रोटीन बन रहा था, प्रोटीन इसके अंदर इंसर्ट किया और जैसे ही इंसर्ट हुआ, ये अब इसका काम खत्म हो गया। ये जो एसआरपी मॉलिक्यूल है या सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है, ये फ्री हो गया, यानी यहां से रिलीज हो गया और रिलीज होकर के रिसाइकिल हो गया इसका। ठीक है, रिसाइकल होकर के फिर से वहां पर चला गया साइक्लिंग करने के लिए। अब ये जो पार्टिकल है, इस धीरे धीरे करके ये सीक्वेंस इसका इंटर्स करने लगा और इसके ल्यूमेन में चला आया। इसके ल्यूमेन में, ER के ल्यूमेन में एक एंजाइम्स पाई जाती है जिसे ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल पेप्टाइडेज के नाम से जानते हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम अब इसको क्या करती है, इस सिग्नल सीक्वेंस को यहाँ से क्लिप करती है। क्लिप करने के बाद इसके ल्यूमेन में ये ट्रांसफर हो जाता है, ये जो प्रोटीन है इसके ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इस चेपरॉन के हेल्प से
इसे फिर से क्या किया जाता है, इसे फोल्ड किया जाता है। चैपरॉन एक प्रोटीन है जिससे ये क्या करता है, जो अभी ये प्रोटीन अनफोल्डेड था इसको वापस इसकी फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग करने के बाद ये प्रॉपर प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेती है, यानी प्रॉपर जो प्रोटीन है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। चलिए इसी को एक सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं पूरी इवेंट। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के लिए हमने स्लाइड लगा रखा है, आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, पूरी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ तक ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक तो सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। जो सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रॉस करके उसके ल्यूमेन में पहुंच जाते हैं, जबकि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, बल्कि क्रॉस ना करके उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंकर कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी पूरी सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हुआ क्या, फर्स्ट पॉइंट पर जो एसआरपी मॉलिक्यूल है वो जाकर के बाइंड कर गया सिग्नल सीक्वेंस से। जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड किया तो ये ट्रांसलेशन जो इसका था वो स्टॉप हो गया, ट्रांसलेशन स्टॉप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, जो एसआरपी मॉलिक्यूल राइबोसोम्स और प्रोटीन की एक पूरी कॉम्प्लेक्स बनी और ये कॉम्प्लेक्स मूव करने लगी कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये मूव करता चला गया और ये जो एसआरपी मॉलिक्यूल है फिर अगेन जाकर के रिएक्ट कर गया किसके साथ, जो एसआरपी रिसेप्टर हैं, एसआरपी रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। बाइंडिंग के बाद बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइबोसोम जाकर के बाइंड कर गया किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाइंड करने के बाद इसका इंटरेक्शन हुआ सिग्नल सीक्वेंस के साथ, और ट्रांसलोकान जो हमने अभी पहले पोर की बात किया उस पोर के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ, फिर वे पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। पोर ओपन होते ही जो एसआरपी मॉलिक्यूल है ये यहाँ से रिलीज होकर के रिसाइकिल हो जाएंगे। ठीक है, रिसाइकिल होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, जो प्रोटीन है वो इंटर कर जाएगा इसके ल्यूमेन में। इसके ल्यूमेन में इंटर करने के बाद यहाँ पर इसकी वापस क्या हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।